तो इस सीरीज में हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ये वर्टिकल फॉर्म का प्रॉफिट एंड लॉस है एक तरह से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनटू से सेल है 10 लाख की। सेल के बाद सारे खर्चे लिख देंगे। एक्सपेंसेस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सपेंसेस में परचेज दी हुई है 5 लाख रुपए। चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो है 50,000। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है प्लस आइटम होने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है। ठीक। अदर एक्सपेंसेस 3 लाख। टोटल एक्सपेंसेस 850। देखो टोटल इनकम कितनी थी, वो थी 10 लाख और टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, वो हुए 8.5 लाख। तो नेट बचा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150। हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्लियर। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने लिख दिया 1,50,000। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, ट्रेड पेबल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन है। तो देखो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। पहला तो जो है ट्रेड रिसीवेबल, ये वर्किंग कैपिटल की आइटम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी वर्किंग कैपिटल की आइटम है। ट्रेड पेबल भी वर्किंग कैपिटल की आइटम है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हैं। बचा क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। देखो ये जो डेप्रिसिएशन है 25,000 का, ये एक नॉन कैश खर्चा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वापस जोड़ देंगे कैलकुलेशन करते हुए। तो ये डेप्रिसिएशन ऐड हो गया 25,000, 1,75,000 हो गया। अब बची ये 3 चीज़ें, तो इन तीनों के एडजस्टमेंट हम कर देते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट एसेट। कितने से बढ़ गए, 5,000 से इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने का मतलब पेमेंट की होगी तो माइनस कर दिया 5,000 रुपये। क्लियर। ट्रेड पेबल, एक मिनट सॉरी, एक पहला पॉइंट भी है। ट्रेड रिसीवेबल 30,000 डिक्रीज हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है ये भी हमारे करंट एसेट है। कितना, 5,000 डिक्रीज, सॉरी 30,000 डिक्रीज हुए हैं। तो करंट एसेट डिक्रीज हुए हैं तो कैश आया है, मतलब प्लस कर देंगे। ठीक। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं। ये करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल डिक्रीज होने का मतलब पेमेंट की होगी 15,000 रुपये की, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 50,000 माइनस में आ जाएगा जी। क्लियर। ठीक है, ये लेस की आइटम है दोनों, 5,000 भी 15,000 भी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लाइबिलिटी है। इसका क्या है, इंक्रीज हुई है 3,000। इंक्रीज हुई का मतलब प्लस करेंगे हम। ठीक, 3,000 प्लस हो गया है। और चेंज इन इन्वेंट्री, वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ज़रूर मिस हो सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं और हम हो सकता है ये सारे पॉइंट लिख के और क्वेश्चन को फिनिश कर दें और ये पॉइंट हमारा रह सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चेंज इन इन्वेंट्री जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर ही दिया होता है, इसकी एडजस्टमेंट आपने ज़रूर करनी। अब देखो ये इन्वेंट्री जो है वो एक करंट एसेट है और करंट एसेट पहले 2.5 लाख था, अब 2 लाख रह गया, तो यानी कि डिक्रीज़ हुआ है। करंट एसेट डिक्रीज़ होते हैं तो मतलब पैसा आया होगा, तो ये 50,000 भी ऐड कर देंगे। और इस तरह से ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आ गया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18 भी हम साथ ही कर लेते हैं। इसमें क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही काउंट करनी है। तो प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का और 31 मार्च 2018 का, तो 2 सालों का बैलेंस दे दिया हमें। ठीक, तो 2 सालों के बैलेंस का मतलब ये 25 से बढ़ के 80 हो गया है। ठीक, तो 55,000 हमने प्रॉफिट कमाया। ये 55,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए हम यूज़ करेंगे। ये रहा 55,000।
क्लियर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर है जी। उसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम देखते हैं सारी आइटम। तो नेक्स्ट हम एक एक पॉइंट देखते जाते हैं और उसकी एडजस्टमेंट जहाँ पर आएंगे वो क्वेश्चन में लिखते जाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है हमारा, एक मिनट प्लीज, नंबर 18, नंबर 18, यस डेप्रिसिएशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, प्लीज़ कोऑपरेट करें इतना। डेप्रिसिएशन 12,500 रुपये, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन 12,500, क्लियर। किस में ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है उसको अभी हम देखेंगे नोट नंबर 1 में, ठीक है। तो इसको आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको एक बार खाली छोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें क्वेश्चन के नीचे निकालना है, ठीक है। तो वो 55,000 जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया उससे हम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जैसे जैसे पॉइंट आएंगे हम उसी हिसाब से जो चीज़ जहाँ आएगी वहाँ लिखते जाएंगे। अमाउंटाइजेशन है गुडविल का, ठीक है, 8,000 रुपये। तो इस 8,000 रुपये अमाउंटाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल राइट ऑफ 8,000 रुपये। डेप्रिसिएशन और अमाउंटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, ये रिपीट कर देता हूँ एक बार। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पर और अमाउंटाइज होते हैं इंटेंजिबल एसेट। चीज़ें दोनों एक ही हैं, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, सिर्फ अमाउंटाइजेशन मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट का डिफरेंस है। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे 20,000। उसके बाद आया है प्रोविज़न फॉर टैक्स। देखो टैक्स का प्रोविज़न कहाँ पर लिखते हैं ये याद करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए इस चीज़ को हम ऐड करते हैं। और दूसरा जर्नल रिजर्व, ठीक है, इसको भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए वर्किंग नोट में हम इस चीज़ को ऐड करेंगे। तो ये दोनों 15,000 30,000 हम ऐड कर देंगे। 15,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स और जनरल रिजर्व का 30,000। तो ये 55,000 में ये 45,000 जोड़ा तो टोटल 1,00,000 रुपये हमारा क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होने वाला है। ये 1 लाख हम जहाँ लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, देखो ये वर्किंग कैपिटल की आइटम है, ट्रेड पेबल भी वर्किंग कैपिटल की आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 तारीखों का दे दिया तो पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ, ये भी हमारी वर्किंग कैपिटल की आइटम है। तो जो 3 हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल है 20, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल 22,800 कम हो गए। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे हैं करंट एसेट, अगर वो कम होते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 22,800 रुपये क्या हम कर देंगे, ऐड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ट्रेड पेबल भी डिक्रीज हुए हैं। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब पेमेंट की, तो माइनस कर देंगे। तो जो हमने माइनस कर दिया कितना, 4700, 4700। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2017 में ये 5,000 थे, अब 6,500 हो गए, तो 1,500 रुपये इंक्रीज हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये 1,500 हम क्या करने वाले हैं, सॉरी ये 1,500 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस शुरू में 2,000 था, क्लोजिंग दिया नहीं हुआ तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये करंट एसेट होता है, अगर ये डिक्रीज हो गया तो हम प्लस करते हैं। तो 2,000 रुपये इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो टोटल सिंपल प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा।
सॉरी एक इनकम टैक्स का पॉइंट हमारा अभी बाकी है। प्रोविज़न फॉर टैक्स है 15,000, ठीक है। तो देखो प्रोविज़न हमने करंट ईयर में बनाते हैं और पिछले साल का जितना प्रोविज़न था उसको हम मान लेते हैं और पेमेंट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अब पिछले साल का प्रोविज़न तो कोई है नहीं, तो इसी चीज़ की उन्होंने पेमेंट मानी होगी, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टैक्स पेड, उसके बाद हम इस चीज़ को लेस करते हैं, यहाँ लिख देंगे लेस, ठीक है, टैक्स पेड। ये मतलब जहाँ पर टोटल आ जाएगा, पहले ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया, उसके बाद ये सेकंड स्टेप आएगा हमारा, ठीक है। करंट एसेट, नॉन करंट, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम को हम प्लस माइनस करते हैं। उसके बाद ये थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का, यानी कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये जहाँ तक चलेगा। ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद ये फोर्थ स्टेप होता है टैक्स पे करना, ठीक है, 15,000 रुपये। तो टैक्स पेड हम मान लेंगे, अगर पिछले साल का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ तो करंट ईयर के प्रोविज़न को ही हम मान लेंगे कि उतना ही टैक्स पे किया होगा, ठीक है। तो करंट ईयर का प्रोविज़न था 15,000 रुपये, तो इसलिए 15,000 रुपये हमने मान लिया कि इसकी पेमेंट की होगी। ये 2 नंबर नोट भी लिखा हुआ है, इट इज़ एज्यूम, देखो ये एज्यूम करेंगे हम, दिया नहीं हुआ, एज्यूम कर लेंगे कि टैक्स जो पे है जितना प्रोविज़न बनाया उतना ही पे किया होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न दिया हो तो उसको पेमेंट माननी है। इस क्वेश्चन में दिया नहीं प्रीवियस का, तो करंट जो करंट ईयर है उसको हमने पेमेंट मान ली, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या है, जो भी हम फिक्स एसेट अगर हम कर लेंगे परचेज, ठीक है, मतलब या तो परचेज करेंगे या सेल करेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, माइनस कर देंगे, अगर सेल करेंगे तो कैश आएगा, प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने भी फिक्स एसेट हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस करेंगे, पेमेंट परचेज ऑफ फिक्स एसेट को माइनस कर देंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे, और पेमेंट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। इसी तरह से 2 चीज़ें और हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। जब रिसीव करेंगे तो रिसीव क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया होता है दूसरी कंपनी में अपना पैसा, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है हमारी। अच्छा, अगर पे किया हो इंटरेस्ट या डिविडेंड तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ये हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, अगर वो हुआ है रिसीव हुआ है तो हम क्या मानेंगे इसको, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर इस चीज़ को किया है पेड, तो पेमेंट की है तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि हम पेमेंट किस चीज़ के लिए करते हैं, अगर हमें फाइनेंस मिला, कैपिटल हमने इशू की होगी, शेयर कैपिटल, लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं, तो वो अगले के लिए इन्वेस्ट है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, कहीं जिस बंदे ने खरीदी है उसकी इन्वेस्ट को हमारी इन्वेस्टमेंट आप मान लें और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख दें। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर पे किया है फाइनेंसिंग होगा, अगर रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग होगा। तो इस बेस पे अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 18 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।